हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सभी बच्चों ने लाइक शेयर कर दिया होगा। जल्दी से, जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। आज हम इसी पेपर का क्या करेंगे, लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे इसके, ठीक है। चलो, लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका कि परागण क्या है, परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है, वर्णन कीजिए। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जो परागण है वो कितने प्रकार के होते हैं, या कहेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। परागण या पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, तो ये नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होगा। 2 प्रकार के होते हैं परागण। किसी पुष्प के परागकण, किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, ध्यान देंगे, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। उसी पुष्प के कहां पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। पॉलिनेशन या परागण कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा डेफिनेशन परागण का, ठीक है। उसी को हम पॉलिनेशन या परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। अब देखो, आप सभी को पता है कि परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। आराधना ने भी बता दिया है, अच्छी बात है। चलो यहां तक क्लियर है सभी को। किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसी को हम पॉलिनेशन या परागकण कहते हैं, सॉरी परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखो, परागण जो है वो 2 प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार का होता है, कुछ भी लिख सकते हो आप। कौन कौन सा, पहला स्वपरागण या कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, और दूसरा परपरागण, परपरागण, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि स्वपरागण क्या होता है। पहले क्या देखेंगे, स्वपरागण या कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो ध्यान से पहले समझेंगे सभी बच्चे, जहां तक मुझे पता है सभी बच्चों को पता होगा। भाई बहुत जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। आपने सभी बच्चों के, बहुत कम बच्चों की संख्या है, क्या बात है। सभी बच्चों, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, बहुत कम बच्चे हैं क्लास में। सभी बच्चे जुड़ जाएं, सभी बच्चे क्लास का फायदा लें, ठीक है ना। चलो देखते हैं फिर आगे स्वपरागण क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनेंगे। देखो, किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, या देखो मैं इसको ना आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी, इसको मैं आपको डायग्राम से भी समझाती हूँ। देखिए ध्यान से देखेंगे। स्वपरागण में देखो, आप जब डायग्राम से देखते हो ना तो वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जाती है, ठीक है। अरे मैडम पहले पढ़ा लीजिए फिर लाइक मांगिएगा। सोना राय, अच्छा सोना राय, चलो भाई। देखिए कुछ कुछ बच्चे तो बकवास करने ही आ जाते हैं।
देखिए हमने क्या कहा है कि किसी पुष्प के, मान लीजिए कोई भी पुष्प है, ये मैं अभी ऐसे ही बना दे रही हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। हमने कहा है कि किसी पौधे के, देखो इसके परागकण, किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसको हम स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम स्वपरागण कहते हैं। यानी कि इस पुष्प के जो परागकण हैं वो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, ठीक है, यहां से निकलेंगे और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कहते हैं स्वपरागण, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण क्या होता है? परपरागण क्या होता है? देखिए ये तो हो गया स्वपरागण, अब देखेंगे परपरागण। ध्यान से देखेंगे, देखो परपरागण में क्या होता है कि किसी पुष्प के परागकण उसी पेड़ के पुष्प या अन्य उसी जाति के पुष्प किसी और दूसरे पुष्प से, यानी कि मान लीजिए परपरागण में देखेंगे, देखिए एक पेड़ यहां मान लीजिए, पौधा मान लीजिए, और एक मान लीजिए इधर, यानी कि ये सेम जाति के हैं। क्या है? ये सेम जाति के हैं पुष्प, ठीक है, ये सेम जाति के पुष्प हैं। मान लीजिए गुड़हल का है और ये भी, मतलब एक ही जाति के हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक ही जाति का पुष्प है। अब होता क्या है कि परपरागण में जो परागकण होते हैं, परागकण उसी जाति के किसी अन्य पुष्प, ध्यान से देखेंगे, उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इसको हम कह देते हैं परपरागण। क्या कह देते हैं? परपरागण, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? परपरागण कहते हैं। वैसे आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। हाँ, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं, और जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे की जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं परपरागण, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? देखो अपरा क्या होता है? अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित, ध्यान से सुनेंगे, अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। इसका एक डायग्राम बना के भी आपको बताएंगे, ताकि आपको, जिन बच्चों को नहीं पता है, वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि लगभग बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। आंसर देखेंगे इसका। देखो अपरा या प्लेसेंटा होता क्या है, एक डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आ जाता है। देखो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है या माँ के पेट में होता है, या कहेंगे पेट में तो नहीं होता, गर्भ में होता है, ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, सॉरी, देखिए, तो वो किसके द्वारा जुड़ा रहता है? वो अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। तो प्लेसेंटा का काम होता है, जो भ्रूण है, ये क्या है? भ्रूण है, ठीक है, ये भ्रूण है, और ये क्या है? प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करना, ठीक है, वो भाई डेवलप भी तो होगा ना धीरे धीरे,
वो कैसे डेवलप होगा, वो अपना पोषण कैसे लेगा, वो अपना पोषण कैसे लेगा, तो इससे लेता है, किससे, प्लेसेंटा से पोषण लेता है इसी से, और धीरे धीरे क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, धीरे धीरे वृद्धि करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित जो भ्रूण है वो कहाँ, किससे जुड़ा रहता है, वो माता से रक्त जो है वो धीरे धीरे प्रदान करता रहता है, या कहेंगे रक्त प्रदान करके अपना पोषण और वृद्धि जो है, पोषण प्रदान करके अपनी ग्रोथ को धीरे धीरे डेवलप करता रहता है। ठीक है, डायग्राम से बता दिया है, एक ही बार में डेफिनेशन आप खुद ही लिख दोगे। ठीक है, क्या बात चल रही है भाई आप लोगों में? हाँ, डायग्राम से ज्यादा इजीली समझ में आ जाता है, वो बात है। ठीक है ना, क्लियर है? और डेफिनेशन वैसे भी आपको बता दी है कि अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण जो है वो माता के शरीर से रक्त का पोषण पहुंचाता है या पोषण प्रदान करता है खुद। ठीक है, लेट हो गए, कोई बात नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता। बच्चे कैसी कैसी बातें करते हैं, हंसी निकल जाती है। मैम आई एम अ न्यू स्टूडेंट, अलकमा या अलकामा जो भी हैं वो कह रही हैं मैम आई एम अ न्यू स्टूडेंट। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और बताइए आंसर क्यों लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में अंतर। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर बताइए, ये है क्वेश्चन। पहले आप लोग समझ लेंगे, फिर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, पहले समझ लेंगे फिर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। देखो अपूर्ण प्रभाविता में होता क्या है कि F1 पीढ़ी यानी कि जो प्रथम जनरेशन आती है या प्रथम पीढ़ी जो आती है उसमें कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो किसी भी जनक से नहीं मिलते। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो किसी भी जनक से नहीं मिलते, इसी को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और सह प्रभाविता में इसमें दोनों लक्षण साथ में प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि नाम है सह प्रभाविता यानी कि साथ में प्रदर्शित होना। ठीक है ना, साथ में प्रदर्शित होना, तो उसको हम क्या कह देंगे, सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप ए बी, ए और बी नहीं, सिर्फ ए बी। चलो अब डेफिनेशन बता देते हैं इसकी, डेफिनेशन बता देंगे फटाफट से इसकी कि अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो अपूर्ण प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता में देखेंगे। पहले अपूर्ण प्रभाविता में होता क्या है, इसमें F1 पीढ़ी या कहेंगे प्रथम संतति F1 पीढ़ी या प्रथम संतति में ऐसे लक्षण आ जाते हैं, ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो किसी भी जनक से या पेरेंट से किसी भी जनक से नहीं मिलते, किसी भी जनक से नहीं मिलते। ठीक है, किसी भी जनक से नहीं मिलते। इसका एग्जाम्पल बताया था हमने कि जब हमने सफेद फूल और लाल फूल का क्रॉस करवाया था तो कैसे फूल मिले थे,
पिंक फूल मिले थे। आप शायद आप लोगों को याद हो, अपूर्ण प्रभाविता के नियम में बताया था हमने इसका एग्जाम्पल, कि जब हम सफेद फूल और लाल फूल का क्रॉस करवाते हैं तो हमको कैसे फूल मिलते हैं, पिंक कलर के फूल मिलते हैं। वो दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी मैच नहीं करते हैं, ठीक है, वो दोनों पेरेंट्स प्रभाविता। सह प्रभाविता, देखो सह प्रभाविता में क्या होता है, सह प्रभाविता में दोनों लक्षण साथ में प्रदर्शित होते हैं, ठीक है ना। दोनों लक्षण जो हैं, दोनों लक्षण जो हैं वो साथ में प्रदर्शित होते हैं। इसमें देखेंगे दोनों लक्षण, दोनों लक्षण साथ में प्रदर्शित होते हैं, साथ में प्रदर्शित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। दोनों लक्षण साथ में प्रदर्शित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए और बी, ब्लड ग्रुप ए बी, इसका एग्जाम्पल है। ये डिफरेंस हो गया दोनों में, ठीक है ना। जो पहले लेती हो वो सही है मैम, ठीक है, आज से हम आपको अलकमा कहेंगे, ठीक है। चलो प्रियंका कुशवाहा, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता का महत्व समझाइए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। चलो, जैव विविधता का महत्व समझाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जैव विविधता का महत्व समझाइए, महत्व समझाइए, ठीक है। जैव विविधता का महत्व समझाइए। अब देखेंगे आंसर। ये क्वेश्चन है भाई इधर, देखो जैव विविधता को पहले कहेंगे दो शब्दों में बांटा गया है। जैव विविधता ये कहते हैं हम, क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्या कहते हैं, बायो, चलो बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं। तो बायो का मतलब होता है जीवन, और डाइवर्स जो होता है उसका मतलब होता है भिन्न से मिलकर बना हुआ, ठीक है, भिन्न से मिलकर बना हुआ। तो पहले देखो, जैसे हम बोल देते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं ना, बायोडाइवर्सिटी जो हम बोल देते हैं, तो इसमें बायो का मतलब क्या होता है, जीवन, और जो हम लिखते हैं डाइवर्सस, ठीक है, या क्या कहेंगे, डाइवर्सस, इसका मतलब होता है भिन्न से मिलकर बना हुआ, क्या, भिन्न से मिलकर बना हुआ, भिन्न से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जीवन में जो भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर जो बना होता है, ठीक है। या ये कहेंगे कि पृथ्वी पर जीवों की विविधता को, पृथ्वी पर जीवों की विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। अमित हैं, अंशी पांडे हैं, प्रांजलि पांडे, ठीक है। तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवों की विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। ये हो गया इसका एक नॉर्मल मतलब कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहेंगे, ठीक है। अब देख लेंगे पृथ्वी पर
जीवों की विविधता, पृथ्वी पर किसकी विविधता? जीवों की विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बताएं जल्दी। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आनुवांशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकीय। जैव विविधता कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? बायो माने जीवन और डाइवर्स माने भिन्न से मिलकर बना हुआ, यानी कि जीवन में जो भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर बना हुआ है उसी को हम क्या कह देते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। पहला लिखेंगे हम क्या? पहला लिखेंगे, पहला आनुवांशिक विविधता और दूसरा लिखेंगे प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता। और तीसरा कौन सा लिखेंगे? बताइए तीसरा कौन सा लिखेंगे? पारिस्थितिकीय विविधता। तीसरा क्या है? पारिस्थितिकीय विविधता। ठीक है, पारिस्थितिकीय विविधता। ठीक है, ये हो गए कि जो जैव विविधता है वो कितने प्रकार की होती है। देखो अब इसमें भी 2 आपने पढ़े होंगे, स्वस्थानीय संरक्षण और उत्स्थानीय संरक्षण, यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक पॉइंट इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए नोट करके इसमें, कि इसमें आपने ये भी पढ़ा होगा इन सीटू कंजर्वेशन या कहेंगे स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरा क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। पहला है ये तो, और दूसरा इसमें क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? उत्स्थानीय संरक्षण। और इन दोनों का डेफिनेशन एक लाइन में हम फटाफट से आप लोगों को बता दे रहे हैं, स्वस्थानीय और उत्स्थानीय का। देखिए, स्वस्थानीय में वैसी प्रजातियां जिनको उसी पर्यावरण में रखा जाता है, या कहेंगे वैसी संकटग्रस्त प्रजातियां जिनको उन्हीं के प्राकृतिक पारिस्थितिकी में रखा जाता है, यानी कि उन्हीं के एनवायरनमेंट में रखा जाता है। ठीक है ना, उन्हीं के एनवायरनमेंट में रखा जाता है। तो इन सीटू में मैं डेफिनेशन लिख नहीं रही हूँ, आप लोगों को ऐसी बता दे रही हूँ कि स्वस्थानीय में वैसी संकटग्रस्त प्रजातियां जिनको प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है। ठीक है, और एक्स सीटू में संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर अन्य सुरक्षित जगहों पर रखा जाता है, उसको हम एक्स सीटू कंजर्वेशन या कहेंगे उत्स्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है, यहां तक बताएंगे, फटाफट से क्लियर है? मलेरिया परजीवी के 4 प्रजातियों के नाम। हाँ, मलेरिया परजीवी के 4 प्रजातियों के नाम। 4 प्रजातियों के नाम बताइए। के नाम बताइए। ठीक है, यानी कि मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम बताइए जिससे क्या होता है? मलेरिया फैलता है।
किलर, कौन कौन किस किस बच्चे को पता है वो बच्चे आंसर करते चलेंगे, ठीक है। जिन जिन बच्चों को पता है इसका आंसर वो आंसर करते चलेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे। देखें कोई बच्चे आंसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रांजलि पांडे कर रही हैं, करेक्ट आंसर है प्रांजलि। अमित, अनुज, अमित और कौन है, ये दो बच्चों ने ही आंसर किया है बस। और बच्चे भी आंसर करें भाई जल्दी से, जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, उनको हम आंसर बता देंगे। अरे बेटा मच्छर काटेंगे तो क्या होगा, मलेरिया नहीं होगा तो आराम मिलेगा आपको। एक लिख दिया है मैंने, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ओ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, तीसरा बताएं प्लाज्मोडियम ओवेल, और चौथा बताएंगे आप लोग, ठीक है। चौथा आप लोग बताएंगे। प्लाज्मोडियम हो गया है हिंदी में गलत, इसको कर देते हैं सही, प्लाज्मोडियम। अब ठीक है, फोर्थ नाम बताएं फटाफट से बच्चे। जल्दी बताओ आप फोर्थ नाम जब तक। तीन हो गए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, लास्ट बचा है, कौन बताएगा नाम। मोहम्मद परवेज खान ने बता दिया है। अनुज ने भी बता दिया है। सम्मी कपूर है, सामी कपूर मौर्य, मुझे नहीं पता। मिस्टर राजपाल कह रहा है, मिस्टर राजपाल ने पहले कुछ लिखा था फिर हटा दिया है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम, कुछ कुछ बच्चों ने बता दिया है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम मलेरिए, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिए, ये चार नाम हो गए। बहुत बच्चों ने आंसर सही दिए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा लगा, आप सभी बच्चों ने आंसर किया था। सूरज कह रहे हैं हमें पता है, अच्छी बात है सूरज, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। पहला है इसमें क्या,
भ्रूणकोश और दूसरा क्या है, विपुंसन। भ्रूणकोश और विपुंसन, ठीक है। चलो अच्छी बात है, लाइक कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे बिना कहे ही लाइक कर देते हैं, तो अच्छी बात है। विपुंसन तथा भ्रूणकोश। अमित, एकदम करेक्ट आंसर है। भ्रूणकोश एक पतली पेक्टिन और सेल्यूलोज के बने यौगिक एक्टोसेलुलोज की झिल्ली से ढका रहता है, जो क्रियाशील महाबीजाणु से भित्ति बनाता है या बनती है, ठीक है। अब देखिए, यह आवृत बीजी पौधों का मादा युग्मोद्भिद है। क्या? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या है? ये आवृत बीजी पौधों का क्या है? मादा युग्मोद्भिद, ठीक है। तो जो भ्रूणकोश निकल जाता है। भ्रूणकोश क्या है? यह आवृत बीजी पौधों का मादा युग्मोद्भिद है, ठीक है। यह एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बनाता है। ये क्या बनाता है? ये एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बनाता है। गुरु बीजाणु बनाता है, ठीक है। ये हो गया भ्रूणकोश। अब देखते हैं विपुंसन। या इसको हमने कहा था इमास्कुलेशन। देखो, विपुंसन में होता क्या है कि किसी पुष्प से अपरिपक्व अवस्था में उसके जो परागकण हैं उनको हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस पौधे में स्वपरागण ना हो जाए, ठीक है। उस पौधे में स्वपरागण ना हो जाए, इस वजह से इसमें क्या करते हैं, अपरिपक्व पुष्प से पुंकेसरों को हटा दिया जाता है, या पुंकेसरों को चिमटी या कहेंगे कैंची से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे इस प्रक्रिया में अपरिपक्व अवस्था में पुष्प से पुंकेसरों को चिमटी या कैंची की सहायता से हटा दिया जाता है, जिससे क्यों हटाते हैं? जिससे कि पुष्प में, देखो यहां तक क्लियर है। इस प्रक्रिया में अपरिपक्व अवस्था में पुष्प से पुंकेसरों को चिमटी या कैंची की सहायता से हटा दिया जाता है, जिससे पुष्प में स्वपरागण ना हो, जिससे पुष्प में स्वपरागण ना हो सके, ठीक है। स्वपरागण ना हो सके। डायग्राम मैंने आपको इसका बताया था, शायद आप लोगों को याद हो तो।
नहीं याद है फिर भी एक बार से फटाफट से बता दे रहे हैं। ऐसे करके कुछ कुछ एक डायग्राम बनाया था, याद करिए। ये क्या बनाया था? पुष्प। ये पुष्प है। ये क्या है? पुंकेसर है। क्या है ये? पुंकेसर है ये। अब क्या करते हैं, किसी कैंची या चिमटी की सहायता से ये जो पुंकेसर हैं इनको हटा दिया जाता है। ये जो पुंकेसर हैं इनको ऐसे करके हटा दिया जाता है ताकि इसमें क्या ना हो, ताकि इसमें स्वपरागण ना हो। ठीक है, ताकि इसमें स्वपरागण ना हो। इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम विपुंसन कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और अपना ख्याल रखें।